को अपन अर्थक्वेक लोड भी बोलते हैं, है ना। ये भी एक तरह का क्या है, लैटरल लोड ही है। जैसे विंड लोड अपन अप्लाई कर रहे थे एक्स और जेड डायरेक्शन से, सेम आपको सेस्मिक लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों आपके एक्स और जेड से ही आपका अप्लाइड होगा। और इसके लिए अपन जो कोड यूज करेंगे IS 1893, ठीक है, पार्ट 1। और मैं आपको जो बताऊंगा, जो रिवाइज्ड कोड अभी जो हुआ है वो 2016 में हुआ है, ठीक है। तो अपन उसके अकॉर्डिंग, हाँ 2016 में इसका रिवीजन हुआ IS 1893 का वापस से। पहले जो अपन कोड यूज कर रहे थे वो 2002 to 5 यूज कर रहे थे, है ना। तो इसका वापस से रिवीजन अभी 2016 में हुआ, तो अपन इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। तो अब यहाँ पे टॉपिक ये आता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं जिसके थ्रू अपन अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को कंसीडर कर सकते हैं। तो 2 मेथड होते हैं, एक स्टैटिक मेथड है और दूसरा है डायनामिक मेथड, ठीक है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि स्टैटिक मेथड के थ्रू भी लोग अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन करते थे और डायनामिक मेथड के थ्रू भी करते थे, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया रहता था कि कहाँ पे मुझे स्टैटिक मेथड फॉलो करना है और कहाँ पे डायनामिक मेथड फॉलो करना है। लेकिन अभी के टाइम पे जितने भी हाई राइज बिल्डिंग बन रहे हैं, यानी कि जो भी आपके 3 फ्लोर या 4 फ्लोर से ऊपर जितने भी बिल्डिंग बन रहा है, सबका जो डिजाइन कंसिडरेशन है वो डायनामिक मेथड के थ्रू कर रहा है। स्टैटिक मेथड बिल्कुल क्या हो गया, बंद कर दिया लोगों ने। हाँ, क्योंकि इसमें वो ज्यादा अपने को चीजें मिलती नहीं है। मैं अभी आपको दोनों में एक बार बता दूंगा कंसिडरेशन, तो समझ में आ जाए कि स्टैटिक मेथड ज्यादातर क्यों नहीं यूज में देते हैं, ठीक है। ओके सर। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टैटिक मेथड को ही स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिक मेथड कहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे कि सबसे पहली चीज कि अगर बिल्डिंग जोन सेकेंड या फिर अगर थर्ड में आ रही, राइट, टोटल अपने जोन कितने होते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया था, है ना। तो उस टाइम क्या था, उस समय पे अपने पास जो टोटल जो जोन थे वो 5 थे, ठीक है। और जो नेपाल था वो जोन फर्स्ट में आता था और वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जिसकी उम्मीद नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए वहां पे 1983 उस टाइम अपन कोड यूज करते थे, 1983 वाला, ठीक है। उसके बाद उस कोड को वापस से रिवाइज किया गया था 2002 में और 5 में, दोनों में, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस। तो उस टाइम क्या किया, जोन फर्स्ट जो था और सेकेंड, इन दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया, जोन सेकेंड कंसिडर कर दिया। कि जोन फर्स्ट क्या कर दिया, इन्होंने हटा दिया कि अब जोन फर्स्ट है ही नहीं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या है कि जब अगर अपने को बिल्डिंग कंसीडर करते हैं जो जोन सेकंड और थर्ड में आएगी, वो आपको स्टैटिक मेथड से करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर अपन सिंगल मोड शेप के लिए काम करते हैं, यानी कि बिल्डिंग के ज्यादा अपन डिफ्लेक्शंस चेक नहीं कर पाते कि बिल्डिंग किस किस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और इसके अंदर अपन एक OMRF बिल्डिंग कंसीडर करते हैं। OMRF बिल्डिंग का मतलब होता है कि एक तरह से साधारण सी बिल्डिंग होती है, ऑर्डिनरी टाइप बिल्डिंग होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डिनरी RC मोमेंट रजिस्टरिंग फ्रेम बिल्डिंग, ओके, क्लियर है। और अपने को बेस शियर कैलकुलेट करना होगा। आपको स्टैटिक में भी करते हैं, डायनामिक में भी करते हैं। बेस शियर का काम क्या है कि जो भी आपका लेटरल फोर्स जो जनरेट होता है बॉटम में, उसको अपोज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस शियर यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद अब इसके स्टेप्स क्या क्या है, कैलकुलेशन स्टेप्स दोनों के सेम ही है। जैसे स्टैटिक के अंदर अपन काम करेंगे वैसे H अपॉन रूट अंडर D, ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है, रूट अंडर D, जिसके अंदर H जो होता है वो आपका होता है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और D जो होगा वो आपका बेस डायमेंशंस। बेस डायमेंशंस का मतलब मान लो कि ये आपका प्लॉट है, ठीक है। तो प्लॉट की X डायरेक्शंस की साइज कुछ और हो सकती है, Z डायरेक्शंस की साइज कुछ और हो सकती है। तो वो डिपेंड करेगा, आप अगर X में निकालोगे तो आपका बेस डायमेंशंस X का लेना है, और अगर Z में निकालोगे तो Z का बेस डायमेंशंस, ठीक है। हाइट दोनों केस में क्या होगा, दोनों में से किसी को भी आप लेके चल सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे तो मैनुअली जो कैलकुलेट होता है उसमें अपन दोनों निकालते हैं, ठीक है। और दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसी के लिए अपन काम करते हैं हमेशा, एवरी टाइम। कभी भी अगर किसी चीज के लिए जा रहे हो तो जो मैक्सिमम होगा उसी के लिए काम करें। X में निकालेंगे और Z में भी निकालेंगे, जो मैक्सिमम होगा उसके बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेप में अपन कैलकुलेट करते हैं एवरेज हॉरिजॉन्टल सेस्मिक कोएफिशिएंट, और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, AH से,
किससे डिनोट करते हैं? ए एच से। हाँ बोलो। हाँ बोलो ऋतिक, क्या बोल रहे हो? हेलो। 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 हाँ। होता है ए एच का, ठीक है। ए एच का फॉर्मूला होता है आपका Z/2। ओके। Z/2 मल्टीप्लाई I/R। ओके। I/R और A से अपॉन जी, ये आपका फॉर्मूला होता है। A से अपॉन जी, ठीक है। इसके अंदर जेड जो होता है वो आपका होता है जोन फैक्टर, आई होता है वो आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर, आर जो होता है वो आपका रिस्पॉन्स टेक्सस फैक्टर, और एस ए बाई जी कंप्लीट टर्म होता है, इसको अपन बोलते हैं एवरेज एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। ओके। और ये जो है एस ए बाई जी, ये आपके तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो नेचुरल टाइम पीरियड, सेकेंड आपका टाइप ऑफ सॉइल, और थर्ड आपका डैम्पिंग रेशियो। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर, जिसको अपन डिनोट करते हैं वीबी से। ओके। और वीबी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए एच इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू जो आपका होगा वो कैपिटल डब्ल्यू होता है, और इसको अपन बोलते हैं सेस्मिक वेट ऑफ द बिल्डिंग। ओके। और सेस्मिक वेट क्या हो जाएगा? जो टोटल डेड लोड और लाइव लोड आप बिल्डिंग के ऊपर कैलकुलेट करते हो, वही आपका क्या होता है? सेस्मिक वेट। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि जब आप लाइव लोड अगर आप कैलकुलेट करते हो अर्थक्वेक के केस में, तो यहाँ पे IS 1893 में एक टेबल दे रखा है कि आपको लाइव लोड जो है वो अगर आप 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर अगर उससे कम अगर अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो उस केस में टोटल जो लाइव लोड अप्लाइड होगा वो 25% ही लगेगा। ओके, राइट। हाँ। और ओके 3 किलो न्यूटन से ज्यादा अगर होगा तो उस केस में आपको 50% ही लाइव लोड अप्लाइड करना है। ओके। ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट अपन फाइनल स्टेप्स में अपन कैलकुलेट करते हैं क्या? आपका लैटरल लोड, जिसको अपन डिनोट करते हैं QI से। ये आपका QI का फॉर्मूला होता है VB। ओके। QI का फॉर्मूला होता है VB मल्टीप्लाई WI इंटू HI का होल स्क्वायर, राइट। HI का ओके। होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अपॉन समेशन ऑफ WJ इंटू HJ का होल स्क्वायर। ओके। और J की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपका 1 से लेके आपका N तक में काउंट करेंगे, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टोरी हो। ठीक है। ओके। ओके ये सर। आपका फॉर्मूला होता है QI का, यानी कि लैटरल लोड निकालने का। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट अपन आते हैं किस पे? डायनामिक लोड। ठीक है। तो डायनामिक मेथड के अंदर दो चीजें होती है, एक आपका होता है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस, और दूसरा होता है क्या? टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। टाइम तो जनरली एनालिसिस। सबसे ज्यादा जो काम होता है वो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ही होता है। टाइम हिस्ट्री का काम क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, और अगर उस डेटा को एनालिसिस करना है तो उसके लिए अपन टाइम हिस्ट्री का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। और डिजाइन ओके। कंसिडरेशंस के लिए अपन यूज करते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपन कंसीडर करते हैं कि जो बिल्डिंग जोन 4th या फिर 5th में आता है, तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड यूज करेंगे। ओके। इसमें आप मल्टीपल मोड से आप लगा सकते हो, यानी कि बिल्डिंग के डिफरेंट शेप को आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे हमारे बिल्डिंग आप डिजाइन कर सकते हो, यानी कि स्पेशल टाइप की जो बिल्डिंग होती है, स्पेशल RC मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग, ठीक है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको बेस ईयर इसके अंदर कैलकुलेट करना होगा, और मास पार्टिसिपेशन फैक्टर भी कैलकुलेट करना होगा। मास पार्टिसिपेशन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि बिल्डिंग पे डेड लोड और लाइव लोड कितना अप्लाइड हो रहा है। ठीक है। और वो जो मास है वो कम से कम बिल्डिंग पे जो डेड लोड लाइव लोड अप्लाइड हो रहा है वो कम से कम बिल्डिंग को 90% कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि जो लोड ट्रांसफॉर्मेशन हो वो 90% तक होना चाहिए। ठीक है। ओके।
ओके फाइन। उसके बाद ओके यहाँ पे यस मैंने सर। जोन के लिए ये आपको याद भी रखना है, ध्यान भी रखना है कि जोन सेकेंड का जोन फैक्टर वैल्यू क्या होता है, तो 0.10। और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जैसे जयपुर है जोन सेकेंड में आता है, देखते हो बहुत कम यहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना। उसके बाद है जोन थर्ड, जोन थर्ड के अंदर 0.16। और यहाँ पे मॉडरेट इंटेंसिटी होती है, मतलब कभी कभी अर्थक्वेक आ जाती है, जैसे दिल्ली वगैरह है ना। तो दिल्ली वगैरह में कभी हाँ कभी अर्थक्वेक आती है, तो उसका इफेक्ट अपने को जयपुर में भी देखने मिलता है। ठीक है। जोन हाँ। फोर्थ, जोन फोर्थ की वैल्यू होती है 0.24, यानी कि इसमें हम्म मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है। यानी कि ये जो जोन हम्म फोर्थ और जोन फिफ्थ है, वैसे इन दोनों को अपन हम्म बोलते हैं हाई अलर्ट फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग अपन बना रहे हैं जोन फोर्थ और फिफ्थ में, तो आपको अर्थक्वेक हम्म रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाना बहुत मस्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आपको भूकंप के झटके आपको मिले। ठीक है। ओके, ये सारी चीज समझ में आ गया। अब मैं आपको कोड यस के सर। अंदर सारी चीजें मैं बता देता हूँ कि कोड के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे दे रखी है, फिर अपन चलते हैं उसको अप्लाई कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1893 का 2016 का कोड है। ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको जो पेज नंबर 36 और 37 है, ठीक है, आपको अगर नहीं पता है कि आप जिस सिटी में आप बिल्डिंग डिजाइन करने जा रहे हो उसका जोन फैक्टर क्या है और उसकी जेड की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस पेज के थ्रू आप ले सकते हो। इसमें हर सिटी का नाम दे यस सर। रखा है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी सिटी किस जोन में आएगी और उसका जोन फैक्टर वैल्यू क्या होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। ओके। राइट। ओके सर। उसके बाद यहाँ से अपन चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले आते हैं, अब पेज नंबर जो 9 है, राइट। पेज नंबर 9 पे दो चीजें दे रखी है। एक तो है कि जो आपका एज का जो मैंने बताया था, ठीक है, कि एज के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, Z/2 SA/G अपॉन R/I। यानी कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो जो मैंने आपको बताया था Z/2 I/R, है ना। हम्म ठीक है। फाइन। तो इस सर आपकी एक्सप्रेशन से आवाज कट गई थी अभी बीच में। बोल रहा हूँ कि एएच की जो वैल्यू है वो आप इस एक्सप्रेशन हाँ। से आप निकाल सकते हो। ठीक है। ओके राइट। यस सर। इस एक्सप्रेशन से। दूसरी चीज, यहाँ से जेड की वैल्यू आपको मिल ही जाएगी, कहाँ से, जो पेज नंबर 36 जो मैंने आपको टेबल बताया था जॉन फैक्टर से वहां से भी। यस सर। हाँ। ठीक है। उसके बाद देखो आर की जो वैल्यू होती है, राइट, आर की वैल्यू जो होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्टैटिक मेथड तो वैसे अपन करेंगे नहीं, बट अगर इनकेस अगर स्टैटिक मेथड से करना हो तो आर की वैल्यू अपन कंसीडर करते हैं कितना, 3। ठीक है। ओके। और जब आप ओके अगर डायनेमिक मेथड में जा रहे हो तो वहां पे आर की वैल्यू आपको कंसीडर करना होगा 5। यानी कि दो ही फैक्टर होते हैं रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। ओके। 3 और 5, ये आपका स्टैटिक के लिए और ये आपका डायनेमिक मेथड के लिए। उसके बाद अगर एसे बाई जी की बात करें तो एसे बाई जी का देखो यहाँ पे टेबल दे रखा है, एक आपका दे रखा है ना यहाँ पे स्टैटिक मेथड के लिए, और दूसरा रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए, दोनों के लिए दे रखा है ना। यस सर। आपका स्टैटिक के लिए और दूसरा रेस्पॉन्स, तो अपन फॉलो करेंगे इसको रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको नेचुरल टाइम पीरियड देखना होगा, तो टी की वैल्यू आप देख सकते हो। उससे पहले आपको चेक करना होगा कि आपका कंडीशंस क्या है सॉइल का, हार्ड सॉइल है, मीडियम सॉइल है या फिर सॉफ्ट सॉइल है। सपोज मान लो कि मीडियम सॉइल है, तो मीडियम सॉइल के लिए टी के वैल्यू 3 आपको रेंज में आएगा, एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर इसमें आ सकता है, या फिर 4 से ज्यादा हो सकता है। राइट। तो किसके अंदर रेंज कर रहा है वो उसके हिसाब से आपको एस बाई जी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। राइट। ठीक है। ओके सर। यस उसके सर। बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि सॉइल टाइप 1 का मतलब क्या होता है, हार्ड सॉइल। ठीक है। टाइप 2 का मतलब होता है मीडियम सॉइल, और टाइप 3 का मतलब सॉफ्ट सॉइल। ये भी चीज सॉफ्ट आपको सर। ध्यान रखना। ओके। उसके बाद देखो एक यहाँ पे जो ये टेबल बना हुआ है, टेबल नंबर 3, ये आपका जोन फैक्टर का भी वैल्यू आपको बना हुआ है कि आप डायरेक्टली जेड की वैल्यू यहाँ से भी आप पिक कर सकते हो कि किस जोन फैक्टर के लिए आप काम करना चाहते हो। ठीक है। ओके। यस सर। तो आप यहाँ से भी इसको आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये आपका इंडिया का जो मैप है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दे रखी है। ठीक है, कि कौन सी चीज कहाँ पे। ओके।
यहाँ पे जोन सेकेंड, यस सर। थर्ड, फोर्थ सबको रिप्रेजेंट कर रखा है। आप इस मैप के थ्रू भी आप जा सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका टेबल नंबर जो 8 है, राइट। टेबल नंबर जो आपको 8 दिख रहा है, ये आपका किसका है, इम्पोर्टेंस फैक्टर का टेबल है, दिख रहा है, इम्पोर्टेंस यस फैक्टर का, सर। जिसके अंदर क्या होते हैं, 3 वैल्यू है यहाँ पे। क्या है, 3 वैल्यू, एक 1.5, 1.2 और 1। 1.5 कब अपन यूज करेंगे, जब मान लो कोई आप अगर स्कूल बना रहे हो, कोई गवर्नेंस बिल्डिंग या मतलब इस तरह की हॉस्पिटल्स, कुछ अगर आप रेलवे स्टेशन, तो उस केस में आपका आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.5। 1.5। ठीक है। अगर आप रेसिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग अगर डिजाइन कर, राइट, और उसकी ऑक्यूपेंसी 200 से ज्यादा पर्सन की है, तो उस केस में आपको 1.2 वैल्यू कंसीडर करना है। और अगर 200 से कम का है, तो फिर उस केस में आपको 1 लेना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंस फैक्टर ओके का सर। आपको डेटा है, यहाँ से अपन पिक करें। ठीक है। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट जो है टेबल नंबर जो 9 है, वो आपका किसके लिए है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के लिए। ओके, जो आपको मैंने बताया था कि अगर स्टैटिक मेथड अगर अपन काम में ले रहे हैं, तो यानी कि ओ हमारे बिल्डिंग के लिए वैल्यू 3 और एस हमारे बिल्डिंग के लिए 5। ओके, 5। राइट। यस और सर। मैंने एक आपको लाइव लोड का भी एक मैंने बताया था कि यहाँ पे दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ लाइव लोड कैसे अपन यूज करेंगे, है ना। तो अगर अप टू और इंक्लूडिंग 3 किलो न्यूटन है, तो उस केस में 25% लेके चलेंगे, और 3 से ज्यादा है तो 50%। ठीक है, ओके, फाइन। ओके सर। तो यहाँ से ये सारी चीजें आपको लेके चलना है, डाटा आपको यहीं से पिक करना है। उसके बाद आपको बेस शेयर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये आपका बेस शेयर का फॉर्मूला यहाँ पे है दे रखा। उसके बाद जो आपको टी की जो वैल्यू है, वो आपके 2 चीजें दे रखी, एक तो ये भी है, एक ये भी वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू को कैसे अपन कंसीडर करेंगे, तो अब देखते हो कि कोई कोई बिल्डिंग होती है जिसके अंदर अपन मेसनरी वॉल नहीं बनाते, है ना। मोस्टली जैसे बिल्डिंग होती है उसके अंदर मेसनरी वॉल नहीं बनाते, ओनली ग्लासेस अपन यूज कर लेते हैं ना एज ए पार्टीशन वॉल के लिए। तो अगर मान लो अगर मेसनरी विदाउट एनी मेसनरी इनफिल के साथ यस अगर सर। आप काम कर रहे हो, अगर वॉल नहीं स्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उस केस में अगर आप कंक्रीट बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके लिए आपको टी नेचुरल टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको ये लेना है। ठीक है, और अगर स्टील बिल्डिंग होगा तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर कंक्रीट यानी कि मेसनरी वॉल अगर आप बना रहे हो, तो फिर आपको इस फॉर्मूले के साथ चलना है। ठीक है, ओके वॉल सर। स्ट्रक्चर अगर जा रहे हो तो ठीक है। इसलिए ज्यादातर यस अपन जो सर। बिल्डिंग बनाते हैं सब में वॉल होता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला। लेकिन अगर इनकेस अगर आपको कभी ऐसा केस आए, तो आप फिर इसको यूज करोगे। ठीक है, यस सर। फाइन। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, पता होना चाहिए। ये आपका लेटरल लोड का आपका फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, क्यू आई डब्ल्यू आई इंटू एच आई स्क्वायर समेशन डब्ल्यू जे और वीबी।